Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the new channel Vikas Freelancing Wali. So today I'm here with a new guest, Vikas Marketing Wala. So let's go अभी and तो यहाँ start तो with नहीं है। our interview. So Assalamu alaikum sir. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? जी मैं भी खैरियत से हूँ. So सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें. जी मेरा नाम जैसे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे वकास मार्केटिंग वाला है और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो रावलपिंडी से है। लेकिन मैंने आईकॉम करने के बाद जो है फिर मैं कराची की तरफ चला गया था। वहाँ पे मेरे ननियाल हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। वहाँ पे मैंने फिर बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की अकाउंट्स की कंपनीज़ में जॉब्स वगैरह की। उसके बाद फिर तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका का में, तो वहाँ चला गया मैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। तो ओवरऑल 10 साल मैंने वहाँ पे जो है अपने जो है जॉब्स और मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात जॉब्स के साथ लिए। उसके बाद फिर मैं 2000 में भी 19 में वापस आ गया था और पहले कराची ही गया दोबारा। तो वहाँ पे फिर कोई ख़ास काम की तरतीब बनी नहीं। फिर मैं वापस रावलपिंडी आ गया और फ़िलहाल अभी तक तकरीबन 5 साल से रावलपिंडी में अपना एक मेडिसिन का काम कर रहा हूँ। ये मुख्तसर सा मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच सर. सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं आपका एजुकेशनल जर्नी कैसी है. एजुकेशनल जर्नी में ऐसा है कि मैंने जो वैसे जो पढ़ा है वो मैंने बीकॉम किया है। आईकॉम कराची रावलपिंडी में किया था। उसके बाद जो है ना पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ रावलपिंडी में, और उसके बाद बीकॉम जो है मैंने कराची में किया था। बाकी फिर छोटे-छोटे शॉर्ट कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़, कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह वो तो मतलब अलग हैं। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल स्टडी होती है, जिसको हम कहते हैं कि सर्टिफ़िकेट या मैट्रिक या इस तरह, तो उसमें मैंने बीकॉम तक किया है, ग्रेजुएशन। ओके, दैट्स वेरी गुड. सो आप मुझे ये बताएं आपने पहली जॉब किस कंपनी में स्टार्ट की थी. पहली जॉब जो है मैं जब कराची में गया था वहीं पे मैंने शुरू की थी, और एक जो है फ्रिज की दुकान थी। तो वहाँ पर जो है फ्रिज की अकाउंट्स वगैरह का भी काम था। उससे पहले सेल परचेज़ का भी काम था, तो वहाँ पर मैंने जॉब की थी सबसे पहले। ओह वेरी गुड. सो आप मुझे ये बताएं आपने कितनी कंपनीज में काम किया है और आपका सबसे अच्छा वर्क एक्सपीरियंस कौन सा रहा. कंपनीज़ में अगर मैं आपको काउंट तो नहीं करा सकता, लेकिन ये कि वन बाय वन बता सकता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैंने एक फ्रिज की जो शॉप थी, बहुत बड़ी होलसेल की दुकान थी, वहाँ पर काम किया। फिर उसके बाद जो है मैं एक फैक्ट्री थी जहाँ पे जो है ना एक्सपोर्ट होता था कपड़ा बन के, पैंट्स वगैरह, गारमेंट्स का काम जिसको कहेंगे, गारमेंट्स वगैरह बनता था। तो वहाँ पर मैं तकरीबन 1 साल काम किया। उसके बाद फिर एक और, ये कराची का ही सारा बता रहा हूँ कि मैंने जो जॉब्स शुरू की थी, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ़ कराची से पहले शुरू हुई थी। तो उसके बाद दोबारा 1 साल तक जो है एक और जो है कंपनी थी कराची के अंदर ही, फिर मैंने वहाँ पर जॉब की। क्योंकि इंसान को ये होता है कि डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर अपनी ग्रोथ करे ना, माशी हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। जब बंदा पढ़ रहा होता है तो एजुकेशन के हवाले से बंदा कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा तालीम हासिल करे और अपनी जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे। और जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचता है तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी वो मतलब वो कोई जॉब करे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बनाए। लेकिन इसके लिए ये नहीं होता कि बंदा 2-2 3-3 महीने कहीं जॉब्स करे। मेरी ओवरऑल जो जॉब थी तकरीबन एक एक साल तक तो मैंने किया ना। तो 1 साल पहले काम किया, फिर ये 1 साल जो है मैंने वो एक और कंपनी थी वहाँ पर काम किया। फिर उसके बाद तकरीबन 3 साल जो है मैं एक ही जगह पे काम करता रहा। फिर इस तरह मैंने 1-2 जगह और काम किया। इस तरह मेरे तकरीबन 8-9 साल या 10 साल हो गए थे। उसके बाद जो है फिर मैं तंज़ानिया चला गया। तंज़ानिया के अंदर तो समझे कि जितना मैंने कराची में 8 7-8 जगह पे 10 साल में काम किया, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही कंपनी में मैंने 10 साल काम किया। तो 10 साल में बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। क्योंकि जब मैं तंज़ानिया गया सबसे पहले तो जब गया तो चैलेंज, जैसे अब बंदा पूछता है कि भई आपको क्या चैलेंज आए, तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की लैंग्वेज नई थी, हम पाकिस्तानी थे और वहाँ पर इंग्लिश चलती ज़रूर थी, लेकिन लोकली जो लोग थे वो इतनी इंग्लिश को नहीं समझते थे, वो वहाँ की लोकल ज़बान बोलते थे। फिर खाने का भी मसला था, क्योंकि वहाँ का खाने का रिवाज और खाने खाने का जो तरीक़ाकार या जो भी कहेंगे वो अलग था। रोटी वो लोग बहुत कम खाते हैं,
जिस तरह हमारे यहाँ हम है कि हम दिन में भी रोटी, रात में भी रोटी, और दिन में सुबह में नाश्ता में भी अगर हमें पराठा मिल जाए तो हमारा तो सिस्टम वही होता है। तो वहाँ पर इस तरह रोटियां वगैरह का भी सिलसिला नहीं था। वो अपने हिसाब से कोई उनकी कड़क डबल रोटी टाइप की कोई डबल रोटी होती थी, या उससे खाते थे, या ज़्यादा वो चावल खाते थे, या वो रूखा जिसको बोलेंगे कि चिकन है या इस तरह की मछली, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो जो है चावल के साथ खाते थे। तो ये भी मामलात थे, लेकिन ये एक चैलेंज था। अब जाहिर सी बात है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना था, अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना था, और अपनी जो है ग्रोथ को जो है ना आगे लेकर जाना था। तो ये सोचते हुए जाहिर सी बात है, जितने भी चैलेंज थे उनको जो है वो फेस भी करना था, और उनके साथ ही जो है ना अपना आगे टाइम गुजारना था। फिर ये था कि मैं अकाउंट्स की जो है फील्ड में वैसे काम करके गया था, लेकिन मुझे शौक था। तो फिर वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी वहाँ पे फिर मुझे साइट पर भेजा, फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, फिर वहाँ का जो जो बिल्डिंग बनती थी उसकी जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसकी परचेजिंग, फिर वहाँ की मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ होती थी उनके स्पेयर पार्ट्स की परचेजिंग। फिर इसी तरह जो है वो, क्योंकि बल्क में मशीनें वगैरह मतलब वहाँ पर होती थी, तो उनके लिए पेट्रोल या फ्यूल वगैरह वो भी हमारा ऐसा होता था कि हम कई हज़ार लीटर जिसको बोलेंगे इकट्ठा 15 दिन का या 1 महीने का हम स्टॉक करने के लिए कहीं से वो लेकर आते थे। तो इस तरह फिर वो बिल्डिंग मटेरियल भी यही होता था कि क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम था, तो हम कोशिश ये करते थे कि जो बड़े-बड़े होलसेलर हैं उनको हम तलाश करें और उनसे जो है बिल्डिंग मटेरियल को परचेज़ करें। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन भी थी वहाँ की, लेबर की, एचआर के जो काम होते हैं वो भी मेरे पास थे। फिर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ तक कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से जो है एक वहीं पे जो तंजानिया के अंदर एक चाइनीज़ था उसके साथ जो है पूरा जो है ना वर्क किया, और वर्क करने के बाद जो है कंपनी के थ्रू चाइना से पूरा एक कंटेनर भी मंगवाया था। यानी कि मैं गया तो एक अकाउंटेंट की सूरत में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजुर्बा हो गया था कि फिर मैंने पूरा का पूरा एक कंटेनर जो है चाइना से इंपोर्ट करवाया कंपनी के लिए। काफ़ी उसमें उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह जो अगर मैं ये कहूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो बाहर के मुल्क का था, कि जब बंदा बाहर जाता है तो वहाँ के उसूल, वहाँ के जो टाइम कहेंगे, और वहाँ के जो भी क़वानीन है उसकी बंदे को ज़्यादा पाबंदी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे शोबों में मैंने एक ही कंपनी में एक लंबा अरसा 10 साल का गुजारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीखने को मिला। जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा ये लगा आपसे ये सवाल पूछ के आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आप मुझे ये बताएँ तंज़ानिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ आप किस कंपनी में काम कर रहे थे? जी, तंज़ानिया के अंदर जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और वहाँ पर जो है एक कंस्ट्रक्शन, वो जो कंपनी थी वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी ना, वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, उनको वो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते थे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको मिलते थे, तो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पर बनाने होते थे। तो उसमें जो है मुझे फिर जो है वहाँ पे जैसे अकाउंट्स वहाँ का था, उसके अलावा जो है लेबर्स की सैलरीज़ वगैरह बनानी होती थी, वीकली पेरोल होती थी, डेली बेसिस पे भी लोग होते थे, वीकली बेसिस पे भी लोग होते थे, कुछ लोग मंथली बेसिस पे होते थे। फिर जो लोग बाहर से आते थे, जैसे इंडिया से आ रहा है कोई स्टाफ, पाकिस्तान से आ रहा है, तो उनके लिए फ्लैट का अरेंज करना, उनके लिए रूम का अरेंज करना, फिर पूरे घर का सामान जो होता है फर्नीचर अरेंज करना, क्रॉकरी अरेंज करना, जो जिस तरह का मतलब पोस्ट का बंदा होता था उसके हिसाब से उसके लिए घर वगैरह का अरेंजमेंट करना। और फिर जो है और इसके अलावा ये था कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती थी, उनकी खुद के ट्रक्स वगैरह चलते थे, व्हीकल्स वगैरह चलते थे, उनके डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता था रोड पे जब वो चलते थे, रोड के लाइसेंस होते थे मुख्तलिफ़ किस्म के उनके, वहाँ के कवानीन के हिसाब से लाइसेंस वगैरह होते थे, वो सारे भी मैं देखता था। तो ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और तंजानिया के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमारे व्यूवर्स को भी पता लगे, कि जैसे हम जो है ये चैनल्स मुख्तलिफ होते हैं उसके अंदर देखते हैं कि शेर है, कोई ज़ेबरा है, और बड़े ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं, और जो बाहर के कुछ लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं। तो वो तंजानिया ही वो कंट्री है कि जहाँ पर जो है ना ये सारे जंगल और ये सारे जानवर मौजूद हैं। बाकायदा हम खुद भी वहाँ पर गए हैं, और बाकायदा उसकी फ़ीस बड़ी ज़्यादा होती है। बाहर के बहुत से लोग वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो फ़ीस उस वक़्त की बात बताऊँ मैं आपको, $25 कम से कम फ़ीस होती थी, $25। $25 को अगर हम आज $100 से कन्वर्ट करते हैं, तो अगर 30,000 है तो $25, इसका मतलब है तकरीबन ₹7,500 के करीब हो जाता है। तो ये ₹7,500 फ़ीस तो उस वक़्त थी। लेकिन जो बड़े जंगल होते थे जहाँ पे आपको लाइव शेर दिखने को मिलेगा, लाइव चीता दिखने को मिलेगा, तो वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती थी। यानी कि पर पर्सन $50 या $100 उस वक़्त।
अब वो क्यों होती थी, क्योंकि वो उसके साथ आपको एक ख़ास गाड़ी देते थे, या गाड़ी अगर आपके पास है वो जाली वाली नेट वाली गाड़ी है, क्योंकि आपने जब जाना है तो वहाँ पे ओपनली शेर घूम रहे हैं। और फिर वो गाइडर भी देते थे, अपना जो उनका गाइड करने वाला बंदा होता था, कि वो यूँ समझिए कि वो जानवर उसके ऊपर हिले हुए भी होते थे, कोई अगर खतरनाक या कोई खतरे वाला मामला हो तो वो उसको हैंडल भी कर सके। तो इस हिसाब से फीस भी ज़्यादा होती थी, तो ये भी वहाँ पे कंट्री में था कि टूरिस्ट बहुत आते हैं, और इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो है ना इस तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के इलाकों के अंदर ये सब जानवर वगैरह पाए जाते हैं। और बाद औक़ात ऐसी रोड्स भी थी कि जहाँ पर बाकायदा, यानी कि अब हम गए तो आगे लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर आगे आप जाएंगे तो मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस रास्ते में कैमल मिलेंगे आपको। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा भाई यहाँ पे ज़ेबरा मिलेंगे, कहीं लिखा होगा कि आपने एहतियात करनी है, यहाँ पे आपको लाइन मिल सकते हैं। तो इस तरह जो है वो कुछ एरियाज जो जंगल के थे वहाँ पे रात को 6 बजे या 7 बजे के बाद से गुजरना भी मना था, क्योंकि गुजरेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा खतरनाक वाकया या कोई जानवर हमला कर दे जिससे जो है जाने या गुजरने वाले को नुकसान पहुंचे। तो ये थोड़े तंजानिया के अहवाल थे जो मैंने आपको बताए। यस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। सो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ, आपने वहाँ सबसे बड़ी सीख क्या ली तंज़ानिया में? सबसे बड़ी समझ नहीं आया। सबसे बड़ी सीख मतलब आपने सबसे बड़ा उधर क्या सीखा? सबसे बड़ा तो ये बाहर जाके जो सीखने को मिला वो टाइम मैनेजमेंट थी, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तान में थे ना टाइम की कदर थी, ना आने का कोई टाइम का पता होता था, ना जाने का टाइम का पता होता। लेकिन जब वहाँ पर गए तो पता लगा कि वहाँ पर लोग जो है अगर कामयाब है तो उसकी वजह वक्त की कदर भी है। बल्कि मेरे साथ जो हमारे जो डायरेक्टर थे, जो हमारे बॉस थे, जिनके साथ मैं काम करता था ज़्यादातर, तो उनका तो ये देखा गया कि जब वो मीटिंग का टाइम अगर किसी को 9 बजे का देते थे, तो यहाँ तो ऐसा होता है कि 9 का टाइम दिया तो शायद पौने 10 बजे तक भी लोग आए। तो वो हमारे जो बड़े थे वो बाज़ औक़ात 8:45 पर आ जाते थे। 9 AM का टाइम है तो 8:45 पर आ गए, 8:30 पे आके बैठ गए, कि जब जो आपके मातहत लोग आएंगे, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जब वो देखेंगे हमारा बड़ा ही पहले आ गया तो फिर वो भी टाइम के पाबंद होते हैं। तो वहाँ पे लोगों में टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत थी। साइट पर थे हम, जो कंस्ट्रक्शन की साइट पे देखते थे, लोगों का जो टाइम है उस टाइम पर आ जाते थे। अच्छा, आने का भी टाइम के पाबंद थे, फिर जाने का भी जब टाइम होता था उसकी भी पाबंदी करते थे वो। तो ये जो टाइम की पंक्चुअलिटी है, अगर बंदे के अंदर इसकी, बंदे के अंदर, बॉडी के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर आदत पड़ जाए तो आपके बहुत से काम जो है ना वो सुस्ती की वजह से जो रह जाते हैं। जब बंदा टाइम का पाबंद होता है, उसको पता है 9 बजे ये करना है, 9:30 बजे ये करना है, एक स्केड्यूल बना हुआ होता है, एक शेड्यूल बना हुआ होता है। तो जो सबसे बड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला, तजर्बे बहुत सारे हुए, ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत लॉन्ग टर्म मेरा ड्यूरेशन था वहाँ पे। तो उसके अंदर टाइम जो है मैनेजमेंट का, और टाइम को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने का मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा हुआ वहाँ पे। ओह वेरी नाइस, गुड जॉब। सो आप मुझे ये बताइए श्रीलंका का शॉर्ट ट्रिप कैसा था आपका और वहाँ से आपने क्या डिफरेंट फ़ील किया पाकिस्तान से? श्रीलंका में कुछ अगर हम यूँ कहें तो वहाँ पर तो इंडिया के लोग भी थे, जो एशियन जिनको हम बोलते हैं, और पाकिस्तान के लोग भी थे। तो श्रीलंका में ऐसा लगता था, एक शहर ऐसा था जिसको कोलंबो कहते हैं, कि जो जैसे हमारा कराची है एक बड़ा शहर, तो कोलंबो वहाँ का बड़ा शहर है। तो वो भी बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के। और उधर ऐसा था कि वहाँ पे लैंग्वेज जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा लोग ना इंग्लिश बोलते थे। यानी कि आप यूँ समझ लें कि बाज़ औक़ात रेहड़ी वाला भी इंग्लिश बोल रहा है, हम रिक्शा में जा रहे हैं तो वो रिक्शे वाला भी ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, और इंतहाई अच्छी किस्म की इंग्लिश बोलेगा। अब वो क्या था कि ऐसा नहीं कि स्कूलों में पढ़कर इंग्लिश आती थी, लेकिन एक वहाँ का माहौल था तो वो बोलते थे। स्पीकिंग पावर उनकी बहुत अच्छी थी। और मुझे याद है कि जब मैं 4-5 महीने ही रहा था, तो 4-5 महीने में ज़ाहिर-सी बात है इंग्लिश को सुनना और फिर इंग्लिश को बोलना। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ तकरीबन इस बात को 20 साल हो गए। 2005 में मैं वहाँ गया था। तो बस मैंने बीकॉम उस वक़्त किया हुआ था, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब 4-5 महीने वहाँ पे रहे तो यही फिर समझ में आई कि माहौल से जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ता है इंसान की लाइफ़ के ऊपर, लैंग्वेज पर भी असर पड़ता है। तो अब वहाँ इंग्लिश सुनना, इंग्लिश बोलना, तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी उस टाइम हो गई थी। और बाकी है कि वो भी एक अच्छा खूबसूरत कंट्री है। वहाँ की एक बात ये थी कि वहाँ पे बाकी इतना मुझे मालूमात नहीं था, लेकिन ये ज़रूर सुना था कि जो हीरा वग़ैरह, डायमंड वग़ैरह निकलता है ना, निकलने का तो मालूम नहीं कि वहाँ निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन इतना ज़रूर पता कि वहाँ पर उसको कटिंग करने की फैक्ट्रियाँ थीं। क्योंकि इसको कटिंग करना ना, वो कहते ये थे कि डायमंड जो होता है ना, एक मिसाल के तौर पे एक छोटा-सा एक पत्थर है,
उस पत्थर के अंदर से एक असल में जो डायमंड है वो निकलता है, असल कीमत उसकी होती है। उसको तराशना, उसको मशीन से काटना या उसको किसी भी तरीके से काटना, ये एक वहाँ के लोगों की महारत थी। वो कई लोग वहाँ पर आकर उसको खरीदते थे, कई जो लोग हैं वो वहाँ से ले जाकर दूसरे जो कंट्री है वहाँ पर बेचते थे। तो ये भी एक वहाँ का बिजनेस था जिसके बारे में मुझे मालूमात थी हुई थी। ओह वेरी गुड, गुड आंसर। आपका तो एक्सपीरियंस ट्रिप शायद छोटा सा ट्रिप भी बहुत अच्छा भी गुजरा। सो आपने मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में काम कब स्टार्ट किया और आप इस फील्ड में कितने साल से काम कर रहे हैं? मेडिसिन की फील्ड का ऐसा है कि वैसे जो है वो परमानेंट या जिसको बोलेंगे कि रेगुलर, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ 4-5 साल से। लेकिन अगर मैं यूं कहूँ तो मेरी इब्तदा में भी जो है ना मेडिसिन के काम का तजर्बा यूं रहा है कि जब मैं सबसे पहले अपने मामू के पास, नानी के पास कराची शिफ्ट हुआ था, तो उस वक्त वो, उसको मैं यूं नहीं कहूँगा कि मेरे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसे मैंने बताया कि मैंने फ्रिज की दुकान पे काम किया, तो वो यूं था कि ये तो मैं उस वक्त पढ़ रहा था और पढ़ने के साथ मेरे मामू की जो मेडिकल स्टोर था, तो वहाँ पे मैं शाम में चला जाता था ना। उस वक्त मेरी इतनी एज नहीं थी और मैं देखता था कि भाई दुकान पर कैसे काम करते हैं मामू का सारा। तो वो उस वक्त मैंने स्टार्टिंग में मेडिसिन का काम किया। फिर जो मेरी बाद में प्रैक्टिकल लाइफ थी उसके अंदर भी जो है ना मैंने कराची में ही मेडिसिन का थोड़ा बहुत काम किया, तो इस तरह थोड़ी बहुत नो हाउ थी। अब ये हुआ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो जाहिर सी बात है, जब बंदा बाहर से आता है तो उसका फिर एक जहन होता है कि चलो जॉब नहीं, अब कोई थोड़ा बहुत सरमाया है तो इसके साथ कोई अपना खुद का काम करे। जब मैं वापस आया तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको वैसे ही बताया कि मैं तो छोटी उम्र में ही कराची चला गया। कराची में चला गया पिंडी को छोड़ के, फिर कराची से आगे मैं तंजानिया चला गया। तो यूं मैं एक तरह से रावलपिंडी को छोड़ के 20-21 साल बाद वापस आया। तो मेरे दोस्त तो थे ही नहीं, जो दोस्त होंगे उनसे कोई राब्ता नहीं, क्योंकि कोई उस वक्त तो सोशल मीडिया का तो सिलसिला था नहीं ऐसा हमारा कि जो है किसी के ज़रिए राब्ता हो और 20-21 साल तक राब्ता रहे। तो किसी से राब्ता नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं। फिर मैं जब यहाँ वापस आया तो मेरा तो एक्सपीरियंस था कि भाई साइट पर काम किया, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम किया, कोई इससे रिलेटेड काम कर लूँगा। लेकिन फिर ऐसा कोई जानने वाला, कोई जान पहचान वाला मिला नहीं। फिर एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो मेडिसिन का काम ही करते हैं, तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप बिज़नेस शुरू ना करें अभी। बिज़नेस करने का तरीका भी यही होता है कि पहले आप उस फ़ील्ड को समझने के लिए कहीं पे जॉब कर लें थोड़े अरसे, कहीं काम को सीख लें। तो फिर मैंने दोबारा जो है, जबकि आप समझ सकते हैं कि एक बंदा बहुत बड़ी पोस्ट से आया हो और फिर पाकिस्तान में आए, फिर एक छोटी-सी पोस्ट इसी ही बोलेंगे उसको, सीखने की नीयत से फिर मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 साल काम किया। फिर कुछ चीज़ें समझ में आई मुझे दोबारा से कि अब यहाँ के लोग कैसे हैं। फिर पता लगा कि भई यहाँ का तो सिस्टम ज़ाहिर-सी बात है और वहाँ के सिस्टम में तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। फिर ले अपना ज़हन बनाया कि अब मुझे तो रहना यहीं है, तो अपने आप को यहाँ एडजस्ट भी करना है। इसी इसी को हम यूँ कह लें कि अगर आप पूछें कि भई आप अपने आप को मोटिवेट किस तरह किया? तो मैंने देखा कि भई हालात ऐसे हैं कि अब रहना ही यहीं है। अब वो जो था, वो एक नसीब था, वो एक चांस था, वो मिला था नसीब में, तो वो उसको अवेल कर लिया। लेकिन अब हकीकत में जो मेरा कंट्री है, होम टाउन जिसको बोलेंगे, आज नहीं कल तो वापस आना था, तो अब मैं आ गया हूँ। तो फिर ये कि मैंने वो साल एक काम किया वहाँ पे, उसके बाद जो है फिर मैंने खुद जो है वो बाइक वगैरह पे जाकर ऑर्डर वगैरह लेने शुरू किए, इस तरह दुकानों पे, हॉस्पिटल्स में। और यूँ करते-करते अभी मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, मैं अपना खुद का ही काम कर रहा हूँ मेडिसिन का। ओह दैट्स वेरी गुड। सो आप ये बताएँ, आपको इस फ़ील्ड में आने के बाद क्या आइडिया कैसे मिला? आप अपने वर्क को कितना चैलेंजिंग समझते हैं? ये जो है इसके अंदर जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज है वो आज तक यही चैलेंज है, जिसकी वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है डिजिटलाइज हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके अंदर ट्रैवल बहुत है। इसके अंदर जो है मुझे गांव में, विलेज में, आउट ऑफ सिटी, पिंडी से मैं दूर जाता हूँ 2-2 3-3 घंटे का सफ़र करके, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, जो शहर के अंदर बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेडिसिन की बड़ी बड़े फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं वो मतलब वहाँ पर काम कर रहे हैं। जब मैंने नया काम शुरू किया तो मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से कोई काम या कोई ऑर्डर मिलते नहीं, तो मैं जाता हूँ बहुत दूर-दूर। तो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज यही होता है, उसमें यही होता है हमारे यहाँ कि एक तो पाबंदी करनी पड़ती है। आपको अगर हर पीर को जाना है तो आपने हर पीर को जाना है तो जाना ही जाना है। अगर आपने कमिटमेंट किया कि मैंने फ्राइडे को अपनी गाड़ी में सामान भेजना है तो आपने भेजना है तो भेजना ही भेजना है। तो ये कमिटमेंट होता है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। बारिश भी हुई, तूफ़ान भी हुआ, सख्त गर्मी है, सख्त सर्दी है, तो जाना है तो जाना होता है ना। तो ये तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए हैं
तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है ये मेरे लिए कि फिज़िकल जो है मुझे ट्रैवलिंग करनी है। लेकिन अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो शायद इसकी वजह भी यही है कि मैंने जो वहाँ तंज़ानिया में 10 साल काम किया था, वक़्त की पाबंदी और पंक्चुअलिटी, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक है मेरे लिए चैलेंज, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि चले जो है कोई काम है, कोई सिस्टम चल रहा है, कोई निज़ाम चल रहा है। और कोई भी काम हो उसके अंदर हर्डल्स भी होती हैं, परेशानियाँ और मुश्किलात भी होती हैं। बाद में वो परेशानी और मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, इंसान जो है उसका यूज़्ड टू हो जाता है। ओह! दैट्स वेरी गुड। सो आप ये बताएँ, आप कस्टमर हैंडलिंग कैसे करते हैं? जब आप प्रेशर में काम को कैसे मैनेज करते हैं जब आप गुस्से में हो मतलब? कस्टमर को तो ज़ाहिर-सी बात है हम गुस्सा कर ही नहीं सकते, और अगर हम गुस्सा करेंगे तो कस्टमर टूट जाएँगे। वो होता गुस्सा इस वजह से ही ज़रूर आता है कस्टमर के साथ, तो गुस्सा तभी आता है कि मिसाल के तौर पे आप गए, उसने कहा कि भाई ये चीज़ कितने की है? मैंने कहा ₹15 की है। अगर वो कहेगा या 12 या ₹13 की आ रही है, फिर तो मैं कहूँगा ठीक है आप हमसे ले लें। लेकिन बाद औक़ात वो रेट ऐसा बताते हैं, और अब ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन वो रेट ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ₹15, कह रहे हैं नहीं यार मुझे तो ₹5 में आ रही है। क्योंकि हमारा जो काम होता है ना वो होलसेल का काम होता है। हमारा वो काम नहीं होता रिटेल का कि जिसके अंदर 500, 800, ₹1000 का जो है ना मार्जिन होगा। हमारा काम होगा 2, 5, ₹10, ₹20 बहुत हुआ, तो इसके ऊपर काम होता है। तो अगर कोई 20-30 रुपए की फ़र्क बताएगा तो उसमें बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है। तो बाज़ औक़ात गुस्से में बस हम यही कहते हैं कि ठीक है जी, आप कहीं और से ले लें। तो बाज़ औक़ात अगर वो वाक़ई में उसको लग रहा होता है कि नहीं, मैं तो चाह रहा था कि शायद ये कम कर देगा, ये बंदा कम नहीं कर रहा, तो फिर वो बाज़ औक़ात कहता है चलें ठीक है आप भेज दीजिएगा सामान। तो बस इस तरह का गुस्सा होता है, बाकी गुस्सा हम नहीं करते इस तरह। सिर्फ़ रेट के ऊपर ही कभी-कभार बात करते हैं, और कभी-कभार कभी-कभार ये भी होता है कि चलो हम दे भी देते हैं कि भई ये बंदा जो है रेगुलर हमसे सामान ले रहा है, एक आध चीज़ में अगर है इसका कोई कि इसको कम कर दें तो उसको कम कर देते हैं। ओह! दैट्स गुड। मेरे इंटरव्यू का टाइम एंड हो चुका है। सो चलिए इसको एंड करते हैं। आप लास्ट में कोई एडवाइस मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? अगर कोई ये सुनता है कि कोई हमें अपना बिज़नेस करना चाहिए, तो मैं यही एडवाइस दूँगा कि देखिए बिज़नेस बिज़नेस हो या जॉब हो, किसी को दूर से देखकर जो है ना हमें ये आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि ये इतना अच्छा कमा रहा है, तो मैं भी इतना अच्छा या इसी फ़ील्ड में जाके कमा सकता हूँ। पीछे हर एक की मेहनत होती है, मेहनत इंसान को नहीं नज़र आ रही होती, सिर्फ़ सामने जब बंदा कामयाब होके मंज़र-ए-आम पर आता है, तो कामयाबी दिख रही होती है। आपको भी अगर कोई काम अच्छा लगता है, तो उस काम को करने के लिए पहले उसका तजुर्बा हासिल करें। अगर बिलफ़र्ज़ आपने कपड़े का काम करना है, तो उस कपड़े के काम को बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने किसी के पास नौकरी करें, जॉब करें, उस काम को समझें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद है, सूटेबल है या नहीं है। और बड़ी-बड़ी छलांग मारने से बेहतर है कि छोटे-छोटे बंदा कदम उठाए, उसके बाद जब छोटे-छोटे बंदा कदम उठाता है, तो उसके बाद उसको तजुर्बात होते हैं, फिर वो जाके बड़ी-बड़ी तरक्कियाँ करता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस एडवाइस। सो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत इम्प्रेसिव और इंस्पायरिंग आपका इंस्पायरिंग लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे आपके। थैंक यू सो मच, आपका प्रीशियस टाइम आपने दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो अभी बचे थे आज के हमारे गेस्ट वकास मार्केटिंग वाला, और ये हमारा इंटरव्यू था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने किसी गेस्ट के साथ, नए टास्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।